हाँ, अगर आपने कुछ साल पहले कोई आम पेट्रोल या डीजल गाड़ी खरीदी थी ना, तो उसके अंदर सोना कॉमस्टार नाम की कंपनी के बनाए हुए पुर्जे लगे होते थे। बिल्कुल। और उनकी कीमत कुछ 6,000 रुपए के आसपास होती थी औसतन। सही कहा। ये एक अच्छी खासी सप्लाई डील है। लेकिन आज अगर आप किसी हाई एंड इलेक्ट्रिक गाड़ी का बोनेट खोलें तो उसी कंपनी के पुर्जों की कीमत 1 लाख रुपए प्रति वाहन तक पहुंच चुकी है। ये एक बहुत बड़ा जंप है, मतलब सीधा 6,000 से 1 लाख। हाँ, और बात सिर्फ कार के बोनेट तक नहीं रुकती। जो कंपनी कल तक कार के डिफरेंशियल गियर बना रही थी ना, वो आज उड़ने वाली टैक्सियां और इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स की मांसपेशियां डिजाइन कर रही है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है। और आज की इस डीप डाइव के लिए हमने डेटा और इंसाइट्स के 3 बहुत ही मजबूत स्रोत लिए हैं। पहला है ट्रेंड लाइन से मिला उनका विस्तृत वित्तीय डेटा, जो कि बहुत क्रिटिकल है। हाँ, दूसरा है IDBI कैपिटल की एक काफी डिटेल वाली इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट, और तीसरा स्रोत थोड़ा हैरान करने वाला है। अच्छा, कौन सा? वो है सोना कॉमस्टार के MD और ग्रुप CEO विवेक विक्रम सिंह का 2024-25 का वार्षिक पत्र। मतलब वो किसी कॉर्पोरेट रिपोर्ट से ज्यादा ना दर्शन शास्त्र की कोई किताब लगता है। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद आज यही समझना है कि कैसे सही समय पर लिए गए फैसले और मुश्किल समय को एक अवसर की तरह देखने की मानसिकता किसी कंपनी को पूरी तरह से एंटी फ्रेजाइल बना सकती है। तो इस कहानी की शुरुआत असल में 2015 के आसपास होती है। उस समय सोना मुख्य रूप से एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी थी। अच्छा, मतलब सिर्फ एक ही चीज बनाते थे? हाँ, उनका पूरा फोकस डिफरेंशियल गियर बनाने पर था। डिफरेंशियल गियर वो पुर्जा होता है जो इंजन की ताकत को पहियों तक पहुंचाता है, खासकर मोड़ पर। हाँ, जहाँ दोनों पहियों को अलग अलग स्पीड से घूमना होता है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही स्थिर बिजनेस था, लेकिन यार इसमें ग्रोथ की ना एक सीमा थी। और यहीं पर वो IDBI कैपिटल की रिपोर्ट एक बहुत ही दिलचस्प मैट्रिक सामने रखती है, कंटेंट पर व्हीकल, यानी एक गाड़ी से होने वाली कुल कमाई, जो कि पेट्रोल गाड़ियों में केवल 6,000 रुपए था। एग्जैक्टली। लेकिन एक हाई वोल्टेज प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ी में, जिसे BEV कहते हैं, उसमें ट्रैक्शन मोटर और पूरे डिफरेंशियल असेंबली को मिलाकर ये आंकड़ा 1 लाख रुपए तक जा सकता है। हाँ, और ये बहुत बड़ा रेवेन्यू शिफ्ट है। पर मेरी एक उलझन है, मतलब एक गियर बनाने वाली मैकेनिकल कंपनी अचानक से मोटर बनाने वाली इलेक्ट्रिकल कंपनी कैसे बन गई? ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार तो नहीं हो सकता? नहीं, चमत्कार नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। 2019 में ना इन्होंने कॉमस्टार का अधिग्रहण किया। ओह, तो सोना और कॉमस्टार का मर्जर हुआ? हाँ, कॉमस्टार के पास मोटर डिजाइन करने और बनाने की विशेषज्ञता थी, और सोना के पास गियर बनाने की महारत पहले से थी ही। अच्छा, तो दोनों मिल गए? बिल्कुल। जब आप मोटर और गियर को एक साथ मिला देते हैं ना, तो आप सिर्फ पुर्जे नहीं दे रहे होते हैं, आप एक पूरा पावर ट्रेन, यानी गाड़ी को चलाने वाला पूरा सिस्टम ऑफर कर रहे होते हैं। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई कंपनी पहले सिर्फ साइकिल की चेन बनाती हो और अचानक से वो सुपर बाइक्स का पूरा इंजन और ट्रांसमिशन बनाने लगे। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन मैंने उस टाइमलाइन पर गौर किया। 2015-16 में जब इन्होंने EV पर दाव लगाना शुरू किया, तब दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेके कोई खास हलचल नहीं थी ना? बिल्कुल नहीं। उस समय ये एक बहुत बड़ा जुआ था। वही मैं सोच रही थी, अगर EV मार्केट नहीं चलता तो ये जो भारी R&D इन्वेस्टमेंट था वो कंपनी को डुबा भी सकता था। हाँ, लेकिन इस शुरुआती छलांग का ही नतीजा है कि आज सोना कॉमस्टार का 70% से ज्यादा रेवेन्यू भारत के बाहर से आ रहा है, मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप से। वाह, 70%! मतलब वो ग्लोबल EV सप्लाई चेन का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल। और देखो, ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का मतलब है ग्लोबल रिस्क का भी सामना करना। हाँ, आज के समय में तो दुनिया भर में सप्लाई चेन की कितनी दिक्कतें हैं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। नए टैरिफ लगाए जा रहे हैं, हर दिन कोई नई भू राजनीतिक समस्या खड़ी हो जाती है। सही बात है। और यहीं पे ना मुझे MD विवेक विक्रम सिंह का वो वार्षिक पत्र थोड़ा अजीब लगा। अजीब लेकिन दिलचस्प। अच्छा, उसमें ऐसा क्या खास था? उन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्राचीन दार्शनिकों जैसे एपिक्टेटस, सेनेका और जो आधुनिक विचारक हैं नसीम तालिब, उनका जिक्र किया है। अरे, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की रिपोर्ट में दर्शन शास्त्र? हाँ, उनका कहना है कि अराजकता एक सीढ़ी है, chaos is a ladder। सुनने में तो ये बातें किसी मोटिवेशनल पॉडकास्ट के लिए बहुत अच्छी लगती है। वही तो। लेकिन जरा सोचिए,
क्या महज सेनेका को कोट करने से कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अमेरिका के लगाए गए भारी आयात शुल्क से बच सकती है? मुझे तो ये थोड़ा कागजी लग रहा था। हाँ, आपकी ये शंका बहुत स्वाभाविक है। कॉर्पोरेट लेटर्स में अक्सर ऐसे बड़े-बड़े शब्द इस्तेमाल होते हैं। हाँ, मतलब थ्योरी अलग है और प्रैक्टिकल अलग। बिल्कुल, लेकिन अगर हम नसीम तालिब के एंटी फ्रेजाइल सिद्धांत को सोना कॉमस्टार के असल ऑपरेशंस पर लागू करके देखें ना, तो तस्वीर साफ होती है। वो कैसे? देखो, एंटी फ्रेजाइल का मतलब सिर्फ झटकों को सहना नहीं है, बल्कि झटकों से और मजबूत होना है। अच्छा। जब ट्रेड वॉर के कारण सप्लाई चेन टूटती है तो कमजोर कंपनियां मार्केट से बाहर हो जाती हैं। ऐसे समय में जिसके पास नकद पैसा है और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है, वो उन कमजोर कंपनियों का मार्केट शेयर हड़प लेता है। तो क्या ट्रेंड लाइन का डेटा इस एंटी फ्रेजाइल वाले दावे को सपोर्ट करता है? हाँ, आंकड़े बहुत स्पष्ट हैं। इस वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद कंपनी के नेट प्रॉफिट में 16% की ग्रोथ हुई है। 16% ग्रोथ ऐसे समय में? हाँ, और उनके बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी BEV रेवेन्यू में 38% का उछाल आया है। अरे वाह। सबसे बड़ी बात, उनके पास 26.7 बिलियन रुपए का नेट कैश और निवेश मौजूद है। अगर हम टैरिफ की बात करें ना, तो उन्होंने अपने रिस्क को बहुत ही स्मार्ट तरीके से बांटा है। वो कैसे किया उन्होंने? उनके पास 12 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जो अमेरिका, मेक्सिको, चीन, भारत और सर्बिया में फैले हुए हैं। ओह, यानी अगर अमेरिका चीन पे 100% टैरिफ लगा देता है, तो वे मेक्सिको या भारत वाले प्लांट से सप्लाई बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, उनके पास एक बफर मौजूद है और इसी बफर ने उन्हें फोर्ड, जैगवार लैंड रोवर और जीली जैसी दिग्गज कंपनियों का भरोसेमंद पार्टनर बनाया है। तो उनकी ऑर्डर बुक का क्या स्टेटस है अभी? आज उनकी कुल नेट ऑर्डर बुक ना 242 बिलियन रुपीस की है। वाओ! और यहाँ जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है, इस विशाल ऑर्डर बुक का 77% हिस्सा सिर्फ ईवी प्रोग्राम से आ रहा है। 77%? मतलब जब एमडी कहते हैं कि ट्रेड वॉर अल्पावधि में एक चुनौती है, लेकिन लंबी अवधि में उनके लिए एक अवसर है, तो वो केवल थियरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो एक प्रूवन बिजनेस मॉडल है। लेकिन यार, 77% ऑर्डर बुक ईवी से आना बहुत बड़ी बात है, खासकर तब जब हम रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं कि ईवी की डिमांड धीमी हो रही है। हाँ, वो स्लो डाउन की खबरें तो आ रही हैं। आम लोगों के मन में ना आज भी ईवी को लेकर बहुत डर है, जैसे चार्जिंग में लगने वाला समय, गाड़ी की रेंज और सबसे बड़ा मुद्दा, गाड़ी और बैटरी की कीमत। एग्जैक्टली। अगर लोग ईवी खरीदेंगे ही नहीं, तो ये 242 बिलियन की ऑर्डर बुक खतरे में पड़ सकती है ना? हाँ, इस समस्या का बहुत ही तार्किक विश्लेषण उस रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में BYD के नए सुपर ई प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। अच्छा, वो क्या है? ये नया आर्किटेक्चर 1000 किलोवाट की क्षमता से चार्ज हो सकता है। इसे अगर आसान भाषा में समझे ना, तो 5 मिनट के चार्ज में गाड़ी 400 किलोमीटर चलने के लिए तैयार हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं, 5 मिनट में 400 किलोमीटर? हाँ, बिल्कुल। मतलब आप हाईवे पर रुके, एक कॉफी ली और जब तक आप वापस आए गाड़ी फुल चार्ज हो गई। ये तो पेट्रोल पंप वाले अनुभव के बराबर ही हो गया। सही कहा। और कीमत के मोर्चे पर भी ना बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं। पिछले 5 सालों में वैश्विक स्तर पर बैटरी पैक की कीमतों में करीब 35% की भारी गिरावट आई है। 35% गिरावट तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये ट्रेंड बताता है कि 2030 तक ईवी और आम पेट्रोल गाड़ियों की कीमत लगभग बराबर हो जाएगी, जिसे इंडस्ट्री में प्राइस पैरिटी कहते हैं। तो सोना कॉमस्टर इसी भविष्य को ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है। उनका पूरा फोकस EPIC मोबिलिटी पर है। हाँ, EPIC यानी इलेक्ट्रिफाइड, पर्सनलाइज्ड, इंटेलिजेंट और कनेक्टेड। खींचा। और वो है रेयर अर्थ फ्री मोटर्स का विकास। ये तो उनका सबसे बड़ा गेम चेंजर है। हाँ, क्योंकि मैंने हमेशा सुना है कि बिना दुर्लभ धातुओं के एक ताकतवर इलेक्ट्रिक मोटर बनाना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि सोना कॉमस्टार ये मोटर क्यों और कैसे बना रही है? ये शायद उनके सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी इनोवेशन में से एक है। देखो, आमतौर पर किसी भी शक्तिशाली ईवी मोटर के रोटर में परमानेंट मैग्नेट्स यानी स्थायी चुंबक लगे होते हैं। समझ गए। और इन चुंबकों को बनाने के लिए नियोडीमियम जैसी रेयर अर्थ धातुओं की जरूरत होती है। अब समस्या ये है कि इन धातुओं के खनन और रिफाइनिंग पर ना चीन का भारी एकाधिकार है। ओ, मतलब पूरी दुनिया का ईवी मार्केट एक ही देश की सप्लाई चेन पर निर्भर है। हाँ, अगर कोई भी कूटनीतिक तनाव होता है तो पूरी मोटर मैन्युफैक्चरिंग ही ठप हो सकती है फिर तो। बिल्कुल।
और इसी रिस्क को खत्म करने के लिए सोना कॉमस्टार में फेराइट असिस्टेड सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर्स डिजाइन किए हैं। नाम तो काफी टेक्निकल है, ये काम कैसे करती हैं? यह एक बहुत ही जटिल तकनीक है। इसमें रोटर पर महंगे रेयर अर्थ चुंबक लगाने के बजाय ना स्टील रोटर की डिजाइन को ही कुछ इस तरह से काटा और आकार दिया जाता है कि वो स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिंक हो जाए। अच्छा। हाँ, ये मैग्नेटिक रिलक्टेंस या चुंबकीय प्रतिरोध के सिद्धांत पर काम करता है। चुंबकीय बल हमेशा उस रास्ते से जाना चाहता है जहां उसे सबसे कम रुकावट मिले। रोटर का डिजाइन उस बल को एक दिशा में चैनल करता है जिससे मोटर घूमने लगती है। वाओ, ये बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग है। मतलब आप न सिर्फ सप्लाई चेन के एक बहुत बड़े भू राजनीतिक रिस्क को खत्म कर रहे हैं, बल्कि महंगी धातुओं का इस्तेमाल न करके मोटर की लागत भी कम कर रहे हैं। बिल्कुल। और स्रोतों में ये भी बताया गया है कि इन मोटर्स की थर्मल क्षमता यानी गर्मी सहने की ताकत भी बहुत ज्यादा होती है। अरे वाह! और उनकी ये इंजीनियरिंग सिर्फ हार्डवेयर तक सीमित नहीं है ना? नहीं, यहाँ पर हम एपिक के इंटेलिजेंट और कनेक्टेड हिस्से पर आते हैं। उन्होंने सर्बिया की कंपनी नोवेलिक का अधिग्रहण किया है। हाँ, मैंने पढ़ा था। अब वे रडार और इन केबन सेंसर्स भी डिजाइन कर रहे हैं। सही कहा। लेकिन यार, यहाँ मुझे एक मिनट के लिए रोकना पड़ेगा आपको। एक कंपनी जो लोहे के गियर और कॉपर की मोटर बना रही थी, वो अचानक से सेमीकंडक्टर और सेंसर के बिजनेस में आ गई। ये ट्रांजिशन काम कैसे करता है? इसे एक एनाटॉमिकल उदाहरण से समझते हैं। दशकों तक ना सोना कॉमस्टार गाड़ियों की हड्डियां और जोड़ बना रही थी, यानी डिफरेंशियल गियर। फिर मोटर बनाकर उन्होंने गाड़ियों को मांसपेशियां दी। अब नोवेलिक के अधिग्रहण के साथ वे गाड़ियों का नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। नर्वस सिस्टम मतलब सेंसर्स और रडार? हाँ, नोवेलिक एक टेक कंपनी है जो रडार चिप्स और उसके सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है। हाल ही में ASPR 200 नाम का एक रडार मॉड्यूल डेवलप किया है। ये क्या है? और ये इतना खास क्यों है? देखो, पारंपरिक गाड़ियों में कैबिन के अंदर की निगरानी के लिए, जैसे ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई बच्चा पीछे की सीट पे तो नहीं छूट गया। बिल्कुल, उसके लिए कई सारे अलग अलग सेंसर्स और कैमरों की जरूरत पड़ती है। लेकिन ASPR 200 एक हाई फ्रीक्वेंसी मिलीमीटर वेव रडार है। मिलीमीटर वेव? हाँ, M वेव। ये सिर्फ एक चिप के जरिए पूरी सीट या जोन की निगरानी कर सकता है। ये इतना सेंसिटिव है कि इंसान की सांस लेने की गति तक भांप सकता है। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये कैमरा नहीं है, इसलिए प्राइवेसी का भी कोई खतरा नहीं है। ये तो सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब एक मैकेनिकल पुर्जे बनाने वाली कंपनी से एक डीप टेक कंपनी बनने तक का सफर। हाँ, लेकिन बात सिर्फ कारों तक सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या है? जब हम आगे के 25 सालों की बात करते हैं ना, तो जो डेटा सामने आता है वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ईवी मार्केट में अपनी जगह बनाने के बाद अब कंपनी का फोकस ऐसी मोबिलिटी पर है जो सड़कों से परे है। मतलब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनका बिजनेस सिर्फ कार नहीं है। बिल्कुल, उनका बिजनेस कोई भी ऐसी मशीन है जो चलती है। जैसे मैंने देखा, उन्होंने एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के रेलवे डिवीजन का अधिग्रहण किया है। हाँ, ट्रेनें तो हमेशा से इलेक्ट्रिक रही हैं, तो यहाँ उनका डिफरेंशियल और सेंसर का ज्ञान बहुत काम आएगा। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है, वो है ई-प्लेन को के साथ उनकी पार्टनरशिप। मतलब ये कंपनी तो EVTOLs बना रही है ना? हाँ, EVTOLs यानी इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। अगर आसान भाषा में कहे तो हवा में उड़ने वाली टैक्सियां या बड़े ड्रोन्स जो हेलीकॉप्टर की तरह सीधे टेक ऑफ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सोना कॉमस्टार इन उड़ने वाली टैक्सियों के लिए पावर ट्रेन विकसित कर रही है। वाओ, कार की मोटर बनाना एक बात है, लेकिन हवा में उड़ने वाले ड्रोन के लिए मोटर बनाने के लिए सुरक्षा और वजन के मानक तो पूरी तरह से अलग होते होंगे ना? बहुत अलग होते हैं। और बात सिर्फ आसमान की नहीं है। IDBI की रिपोर्ट में बताया गया है कि वे इंडस्ट्रियल रोबोट्स और यहाँ तक कि ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स के लिए भी पुर्जे बना रहे हैं। ओह, रोबोट्स के लिए भी? हाँ, वे पुर्जे जिन्हें एक्चुएटर्स कहा जाता है। एक्चुएटर्स, ये क्या होते हैं? एक एक्चुएटर असल में एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सिस्टम होता है, जिसमें एक छोटी मोटर, एक गियर बॉक्स और सेंसर, सब कुछ एक छोटी सी जगह में पैक होता है। अच्छा। यही वो पुर्जा है जो एक रोबोटिक हाथ या पैर को बिल्कुल इंसानों की तरह सटीकता से मोड़ने में मदद करता है। तो अगर हम इस सबको एक धागे में पिरोएं, चाहे वो सड़क पर चलने वाली इलेक्ट्रिक कार हो, आसमान में उड़ने वाली टैक्सी हो या फैक्ट्री में काम करने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट हो, इन सभी मशीनों को काम करने के लिए
दो बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। पहला, ताकत पैदा करने वाली चीज यानी मोटर, और दूसरा, उस ताकत को सही जगह पहुंचाने वाली चीज यानी गियर। आप बिल्कुल सही नस पर उंगली रख रही हैं। सोनाकॉम स्टार अपनी मुख्य ताकत या कोर क्षमता को नहीं छोड़ रही है। उन्होंने जो गियर और मोटर बनाने का विज्ञान समझा है ना, वे बस उसी विज्ञान को भविष्य की हर नई मशीन में पोर्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बिजनेस इनसाइट है। हम अक्सर सुनते हैं कि व्यवसायों को अपने दायरे में रहना चाहिए, लेकिन इनकी कहानी बताती है कि अपनी कोर स्ट्रेंथ से चिपके रहने का मतलब अपनी इंडस्ट्री से चिपके रहना नहीं है। बिल्कुल सही। अगर आपको गियर और मोटर बनाने आते हैं तो आप सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है, आप एक मोबिलिटी कंपनी है। और बाजारों को लेकर भी उनकी रणनीति काफी दिलचस्प है। वे अब भारत, चीन, जापान और कोरिया जैसे पूर्वी बाजारों पर भी आक्रामक रूप से ध्यान दे रहे हैं। हाँ, यहाँ तो प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, और लोकल सप्लाई चेन्स बहुत मजबूत हैं। इसलिए मैनेजमेंट ने ये साफ कर दिया है कि वे इन बाजारों में घुसने के लिए नए जॉइंट वेंचर्स या साझेदारियां करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो इस पूरी गहन चर्चा का लबो-लुआब क्या है? किसी भी निवेशक, बिजनेस ओनर या सिर्फ तकनीक में दिलचस्पी रखने वाले के लिए ये सिर्फ एक कंपनी की बैलेंस शीट का एनालिसिस नहीं है। ये एक मास्टर क्लास है कि कैसे भविष्य के ट्रेंड्स को उनके मुख्य धारा में आने से बहुत पहले पहचाना जाए। हाँ, 2015 में ईवी पर दांव लगाना एक विजनरी कदम था। और ये भी कि अनिश्चितता को कैसे मैनेज किया जाए जब आपके सामने ट्रेड वॉर हो, टैरिफ हो, या नई तकनीक के कारण पुरानी तकनीकें खत्म होने का डर हो। एग्जैक्टली। तो आप अपने R&D पर खर्च बढ़ाकर और अपनी सप्लाई चेन को ग्लोबलाइज करके उस अराजकता को अपने हक में मोड़ सकते हैं। और अंत में अपनी विशेषज्ञता का दायरा बढ़ाना। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल और अब सेमीकंडक्टर सॉफ्टवेयर तक का सफर बताता है कि सर्वाइवल के लिए आपको लगातार इवॉल्व होना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। हम आज सोनाकॉम स्टार जैसी कंपनियों को ऑटो एंसिलरी यानी गाड़ियों के पुर्जे बनाने वाली कंपनी मानते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब यही कंपनियां हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स, खेतों में काम करने वाले ऑटोनॉमस ट्रैक्टर्स और हमारे बीच चलने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए दिमाग और मांसपेशियां बनाने लगेंगी, जो कि सेंसर्स और एक्चुएटर्स हैं। हाँ, तो क्या भविष्य में एक ऑटोमोबाइल कंपनी और एक रोबोटिक्स कंपनी के बीच का फर्क पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा? ये सोचने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। सच कहूं तो हम मोबिलिटी और रोबोटिक्स के एकीकरण के एकदम मुहाने पर खड़े हैं। क्या पता हम जिन्हें आज कार कहते हैं वो असल में पहियों पर चलने वाले विशाल रोबोट ही हों, जिनके अंदर बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हमने शुरुआत में उस कंपनी की बात की थी जो भविष्य की सुनामी से बचने के लिए दीवार नहीं, सर्फ बोर्ड बना रही है। हाँ। अब ऐसा लगता है कि वे सिर्फ लहरों पर सर्फ नहीं कर रहे हैं, वे खुद उस समुद्र का नक्शा बदल रहे हैं। आज के हमारे इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।